चलो भाई, अब तो किसी किस्म का कोई अगर मगर भी नहीं रह गया, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद ही ये क्लैश इन पेरिस का जो पोस्टर है वो निकाल दिया है और इस पोस्टर में सिर्फ एक सुपरस्टार को फीचर किया है और वो है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। पहले मेरे को जब मैंने पोस्टर देखा मैंने कहा अच्छा ये अनाउंसमेंट है क्या सिर्फ रोमन रेंस की अपीयरेंस की, लेकिन पता ये चला कि नहीं, जो क्लैश इन पेरिस का इस साल का ऑफिशियल पोस्टर होने वाला है वो यही रोमन रेंस की पिक्चर है। तो अब लोग यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा ट्रोल भी कर रहे हैं कि अच्छा रोमन रेंस वहां पे सिर्फ आएगा तो वो सिर्फ प्रोमो कट करने के लिए आ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये फैंस को एक गिफ्ट दे दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने, फैंस को गिफ्ट दे दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने। हाँ कि इनकी टिकट्स वगैरह तो सारी बिक गई तो इनको जरूरत तो कुछ थी नहीं, बट स्टिल अगर रोमन रेंस को वहां पे बुक कर रहे हैं तो कुछ तो इन्होंने सेटिंग बिठाई है। बट अच्छी बात है कि चलो रोमन रेंस यहाँ पे फीचर होंगे, बट उनका मैच कौन सा होने वाला है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एंड वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और पिछले कुछ घंटों में कुछ ऐसा हुआ है जिसने एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू को हिला दिया है। मैं बात कर रहा हूं एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया वेव की जो कि आई है कैरियन क्रॉस के लिए। मैंने आपको बताया था कि इनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ सिचुएशन चल रही है, पता नहीं ये असली में है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको भी एक स्टोरी लाइन का पार्ट बना रही है। लेकिन अभी ये पता चला कि कैरियन क्रॉस और स्कारलेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ खत्म हो चुका है, उसको रिन्यू नहीं किया। और आई थिंक अब ये कोई स्टोरी लाइन नहीं है, क्योंकि एक पूरी वीडियो कैरियन क्रॉस ने पोस्ट करी है जहां पे वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अगेंस्ट में भी थोड़ी बहुत बातें बोल रहे हैं। अगेंस्ट में भी ऐसी बात नहीं कि जैसे कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू को टारगेट कर रहे हैं, एक अच्छे तरीके से एक इंसान जैसे बात करेगा वैसे उन्होंने बात करी। इवन यूएसए में नंबर 1 पर ट्विटर पे जो चीज ट्रेंडिंग थी वो था हैशटैग वी वांट क्रॉस। अब इस चीज को डब्ल्यूडब्ल्यू किस तरीके से देखती है, आगे क्या अब होने वाला है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन बनेगी। और मुझे लगता है कि आप ये भी नहीं मान सकते कि अगर ये वी वांट क्रॉस चल रहा है, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पर है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू इसको सुन ही लेगी, क्योंकि फिर ऐसे में एक ये भी फैंस के ऊपर चीज जाएगी कि अच्छा अगर हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा हल्ला करें तो वो चीज तो ये कर ही देंगे। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी ऐसे नहीं चलती, स्पेशली अब जब ये टीकेओ के अंडर आ चुके हैं तो वो एक आई थिंक स्टेटमेंट भी देना चाहते हो कि ऐसा जरूरी नहीं कि जो तुम सारी बातें बोलो हम इसको फुलफिल करें जो भी तुम्हारी डिमांड हो। लेकिन एक सवाल यही रहेगा इन सारी बातों के बाद कि कैरियन क्रॉस में सब कुछ है, पोटेंशियल है, दिखने में बंदा अच्छा है, इन रिंग भी उसका काम अच्छा ही है और वो प्रोमो में भी अच्छा है, तो मतलब एक पूरे पैकेज वाली फील देखो मुझे तो आती है कैरियन क्रॉस को देख के। बट डब्ल्यूडब्ल्यू ने कभी उस तरीके से देखा नहीं। बाकी एक पूरी 1 घंटे की वीडियो उन्होंने पोस्ट करी अपने यूट्यूब अकाउंट पे, मेरे को अच्छे से टाइम मिलेगा तो आपको बताऊंगा उसको देख के। कुछ कुछ चीजें मैंने देखी जहां पे वो बता रहे हैं कि उन्होंने ट्रिपल एच के अगेंस्ट में ऐसा कुछ नहीं बोला। फिर वो कुछ बैक स्टेज चीजों की बात करते हैं, कैसे लोगों को पसंद नहीं आ रहा कि वो लोगों के साथ शो के बाद इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको बैक स्टेज लोगों ने मना किया। तो वो कह रहे हैं क्यों भाई, मैं अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता था। ऐसी थोड़ी बहुत खटपट वाला माहौल था। या आप कह सकते हो कि जो सीएम पंक के साथ पहले हुआ था ना, उसी का बहुत लाइटर वर्जन है, क्योंकि तब डब्ल्यूडब्ल्यू में माहौल बहुत ज्यादा टॉक्सिक था और शायद अब उतना नहीं है। ये सिर्फ मेरी अजम्पशन है, हो सकता है मैं गलत हूं। अगर कभी बैक स्टेज के और राज पता चले तो वो तो खैर 5-10 साल के बाद ही पता चलते हैं। तो ये पूरी सिचुएशन है कैरियन क्रॉस को लेके। बाकी उन्होंने ट्वीट भी किया था, वो मैंने आपको दिखाई दिया, जहां पे वो अपनी एक तरीके से कंफर्मेशन नहीं देने की अब डब्ल्यूडब्ल्यू से वो निकल चुके हैं और अब वो दूसरी बुकिंग्स के लिए ओपन है। तो देखते हैं अब यहां से ये कैरियन क्रॉस वाली जो सिचुएशन है वो किस तरीके से प्रोग्रेस करती है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो लोगों ने ना ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बाद से ही एक चीज ऑलरेडी अपने दिमाग में बना ली है और मैं चाहता हूं कि वो आप ना बनाओ, अब तक मैंने इसके बारे में बात नहीं करी, और वो है कि अगले साल क्योंकि ब्रॉक लेसनर के होम टाउन से होने वाली है समर स्लैम 2 नाइट्स की, तो उसका मतलब कि वहां पे जाके ब्रॉक लेसनर रिटायर हो रहे हैं। तो भाई देखो टाइमलाइन दोनों ही चीजों की बिल्कुल अलग है। जब डब्ल्यूडब्ल्यू ने समर स्लैम को अनाउंस किया था उस टाइम पे ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस थे नहीं और पता भी नहीं था कि क्या वो वापस आएंगे या फिर नहीं। तो अगर आपके दिमाग में गलती से भी ऐसा घूम रहा है कि क्योंकि अगले साल की समर स्लैम 2 नाइट्स का बड़ा शो है, मिस्टर समर स्लैम, वैसे ही ब्रॉक लेसनर तो अलग उनका नाता है, तो क्योंकि उनके होम टाउन से है इस वजह से ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट मैच यहां पर होगा, वो चीज दिमाग से निकाल दो। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने उस वजह से समर स्लैम वहां पर नहीं करी है, या फिर उस एक छोटा सा भी रीजन नहीं है उस चीज का, क्योंकि जिस टाइम पे ये चीज हुई ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में थे भी नहीं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसको जॉन सीना के फेयरवेल टूर की तरह मत समझना। जॉन सीना का प्यार बहुत ज्यादा है प्रोफेशनल रेसलिंग से, ब्रॉक लेसनर का उतना नहीं है, उसके आसपास भी नहीं है, क्योंकि वो बंदे साफ साफ बोलता है भाई मैं पैसे कमाने के लिए आता हूं, मेरे को दोस्त नहीं बनाना है। ये बातें सिर्फ सीएम पंक बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको मीन कौन करता है ये बात आपको पता है, वो है द बीस्ट। तो उस चीज से उसको लिंक मत करना। ये तब तक ब्रॉक लेसनर के साथ कहानी खींचते जाएंगे जब
तक कि इनको लगेगा कि ब्रॉक लेसनर केपेबल है और ब्रॉक लेसनर का खुद भी मन करेगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जैसा कि पॉल हेमन बोलते ही हैं कि जो वो चाहता है वो करता है। तो ये रिटायरमेंट वाली ये जो है ना, ये इमोशनल ये सारा ड्रामा ये ब्रॉक लेसनर के सीन में नहीं होने वाला। उनका डब्ल्यूडब्ल्यू को देखने का, उसमें आने का नजरिया अलग है और वो सारी बातें हमको उनके कई बार इंटरव्यू से पता भी चल जाती हैं। तो वो अगर आपकी चीज दिमाग में थी अभी, तो आई थिंक आपको उसको निकाल देना चाहिए। ब्लड लाइन की स्टोरी के बारे में चलो बात कर लेते हैं। अभी आप सोचोगे यार ब्लड लाइन की स्टोरी की अभी क्यों बात हो रही है, ये स्टोरी तो चल रही है या खत्म हो गई है। बट अभी के जो ब्लड लाइन का सबसे बड़ा बंदा है वो तो हमको सोलो सिकोवा को ही मानना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि अभी तो हमारी शुरुआत ही हुई है। सोलो सिकोवा कह रहे हैं कि देखो, जो तुमने रॉ नेटफ्लिक्स में देखा ना, हमारा जो उला फाला के लिए मैच था, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो खत्म था सारी इस ब्लड लाइन की स्टोरी का, तो अभी तो भाई इसमें और भी काफी चीजें होनी बाकी। और उन्होंने ये भी बोला कि अभी जो चल रहा है रोमन रेंस और उधर पॉल हेमन के बीच में, और इधर हमारा जो सीन चल रहा है, आगे फ्यूचर में अभी और भी बहुत सारी चीजें होने की पॉसिबिलिटी है। देखो, ब्लड लाइन की स्टोरी खत्म तो कभी भी नहीं होने वाली। एक पॉइंट पे लगा था कि वो खत्म हो जाएगी, ये इसको चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, बट देखना ये होगा कि कब ये बिल्कुल ऐसे पीक कर रही है और कब मामला जो है थोड़ा ठंडे बस्ते जैसा लग रहा है। तो वो डिफरेंस हो जाता है। जैसे अभी के टाइम में अगर मैं देखूं तो सोलो सिकोवा के अलावा और उधर जेकब फाटू, एक तो ये स्टोरी भी कैसा बनाते हैं, उधर वो बंदा पेट रहा होता है जिमी, वैसे ये ब्लड लाइन है, जे उसो अपना अलग ही कर रहा होता है। फिर अगर किसी को इधर जरूरत है तो यहाँ पे इनकी ब्लड लाइन बन गई रोमन रेंस और जे उसो की। तो जब स्टोरी में बहुत सारे ऐसे लगता है भाई कंसिस्टेंसी नहीं है, लूप होल्स हैं, तो फिर उसको देखने में मजा नहीं आता। मजा तो तभी है ना जब लगता है ओ भाई ऐसा सोच के इन्होंने ऐसा किया, फिर ये हुआ था, तब तो स्टोरी को देखने में मजा आता। और ये एक टाइम पे हो रहा था जब हम कहते थे ब्लड लाइन को सिनेमा। अभी के टाइम में देखो मैं ऐसा कुछ भी होते हुए फील कर नहीं रहा। तो अभी ये बस चल रही है स्टोरी। अभी इसको पीक आगे क्या करेगी या नहीं वो तो खैर समय बताएगा। सोलो सिकोवा को भी शायद इसके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं। ड्रू मैकिंटायर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कॉमेंट किया, और भाई ये तो कुछ अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई जो सुपरस्टार्स हैं उनके अगेंस्ट ही चले गए। वो कहते हैं कि अगर तुम अपनी टीवी पर कोई परफॉर्मेंस करते हो और उसके बाद तुम ट्विटर पर जाते हो और लोग तुम वहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये मत समझा करो कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है या फिर तुमने कुछ अलग कर दिया है। तुम जो इस इंडस्ट्री में पास्ट में काम कर चुके वेटरन्स जो हैं, उनसे जाके बात किया करो, उनसे एडवाइस लिया करो। ये इंटरनेट पे स्पेशली ट्विटर पे जो लोग बैठे हैं, इनके अप्रिशिएट करने से कोई डिफरेंस नहीं हो जाता। जो कि बिल्कुल एक परफेक्ट बात बोली है ड्रू मैकिंटायर ने। और ये जो बोल्ड बात है ड्रू मैकिंटायर बोल जाते हैं ना, जो कि कई लोग हेजिटेट करते हैं ये सोच के कि यार अगर मैंने बोल दिया तो कहीं फैंस मेरे अगेंस्ट में टर्न तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई कैरेक्टर में रह के बात नहीं बोली, ये ड्रू मैकिंटायर ने सही में बोली। और उसके साथ साथ वो ये भी बोलते हैं कि उन्होंने अमेरिकन को भी रेल दिया। कहते हैं अमेरिकन इतनी जल्दी ऑफेंड क्यों हो जाते हैं। मैं ऐसा बंदा हूं जो हमेशा मुंह चलाता रहता है, और मैं देखता हूं यार मेरी पता नहीं किस बात से, जो कि मैंने इतनी सीरियस होकर बोली भी नहीं थी, ये सारे के सारे लोग ऑफेंड हो गए। तो काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो ये बात सही अमेरिकन को लेकर, लेकिन उतनी भी सही नहीं है, क्योंकि फिर लोगों ने कॉमेंट में यूके के लोगों के बारे में कुछ अलग अलग बातें लिखना शुरू कर दिया था, जो मैंने पढ़ी। तो मैंने कहा भाई ये तो लग रहा है ज़्यादा ऑफेंड हो रहे हैं। तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर भले ही थोड़ा अलग बंदा है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि अमेरिकन लोग ज़्यादा जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। और मैंने लोगन पॉल के साथ उनका पॉडकास्ट भाई पूरा सुन लिया। मैं ट्रैवल कर रहा था तो उस टाइम पे भाई क्या बंदा है ड्रू मैकिंटायर। मैं डेफिनेटली आपको करूंगा रिकमेंड कि उसको जाके देखना। वो पॉडकास्ट आपको ऐसी फील दिलवा देगा कि जैसे कि आप, वैसे पॉडकास्ट फील ऐसे ही दिलवाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिलवा देगा कि आप बिल्कुल लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर के बीच में बैठ के पूरी कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हो, क्योंकि जो पूरी कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हो, क्योंकि इनके बीच में कोई फिल्टर नहीं लगा मुझे। ड्रू मैकिंटायर के जो मूड में आ रहा था वो बोल रहे थे, बाकी छोटी छोटी बातें मैंने आपको बता ही दी थी। तो डेफिनेटली आप उसे चेकआउट कर सकते हो, वो इंटरेस्टिंग लगेगा आपको एक पॉडकास्ट। समर स्लैम के टाइम पे ना एक पंगा भी हो गया था, और ये मैं रिंग के बीच होने वाले पंगे की नहीं, फैंस में फाइट हो रही थी उसकी बात कर रहा हूँ। तो जिस लड़की की लड़ाई हुई, देखो भाई वो कितनी क्रिएटिव बंदी निकली। उसने पहले अपनी एक फोटो डाली और उसमें लिखता है कि क्या हम एक डीवा बन पाए, क्या हम सुपरस्टार बन पाए, और उसके बाद उसने सीधे अपनी क्लिप चला दी जब वो समर स्लैम में लड़ रही थी, और लिखती है नॉट एग्जैक्टली। तो वो जो थोड़ा मतलब ऐसे उनको थोड़ा ऐसे मिला ना समर स्लैम में लड़ने की वजह से लोग उनको जान गए, तो उन्होंने अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री भी इससे बता दी कि कैसे वो शुरुआत से डीवा बनना चाहती थी। अब लड़ाई तो हुई उनके डब्ल्यूडब्ल्यू की अरीना फिर स्टेडियम में, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि वो चाहती थी। तो थोड़ा सा क्रिएटिव लगा मुझे, तो सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे डिटेल में जाने के लिए, बट जैसा हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा, क्लैश इन पेरिस में क्या होने वाला है रोमन रेंस का मैच। तो ये मैंने आपको बताया था कि कैसे पॉसिबिलिटी है उनका ब्रॉन्सन रीड के साथ भी एक मैच होने की, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू सिंगल्स मैच की डायरेक्शन में उनको लेके जाना चाहती है। लेकिन अगर आपके दिमाग में वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच है, तो देखो उसकी सबसे लीस्ट पॉसिबिलिटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर डब्ल्यूडब्ल्यू को बिना ज्यादा कुछ स्टोरी के ये मैच देना पड़ेगा। और सोचो अगर इतने सालों के बाद रोमन रेंस चैंपियनशिप मैच में है, तो वो ऐसे ही नहीं हो सकता कि ठीक है वो चैंपियनशिप मैच हो गया। डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बड़ी फील देना चाहिए, इस वजह से इस मैच के होने का चांस कम है। और सबसे
हाईली जो लाइकली मैच है होने का क्लैश इन पेरिस में रोमन रेंस का, वो एक मल्टी पर्सन टैग टीम मैच होगा। स्टोरी बिल्कुल ऑब्वियस सी है, सिंपल सी है। रोमन रेंस, एलन नाइट और सीएम पंक साथ में होंगे और अगेंस्ट में होंगे ये सेथ रॉलिंस, ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर। ऐसा करके सारे सुपरस्टार्स को बुक भी कर पाएंगे, इनको बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना पड़ेगा। रोमन रेंस इतनी आसानी से इतने बड़े मैच में वहीं नहीं आ जाएंगे, डब्ल्यूडब्ल्यू उसके पीछे पूरी स्टोरी देगी। तो इस हिसाब से जो एक 6 मैन टैग टीम मैच है वही बनता हुआ दे रहा है। और मैं कह रहा हूं यहां पे आपको कोई ज्यादा कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अबे यार ये मैच में डाल दिया। रोमन रेंस क्लैश इन पेरिस का पार्ट है, वही हम लोगों के लिए बड़ी बात है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती तो इजीली उनको अवॉइड कर सकती थी शो के लिए, और लोग मान के भी बैठे थे कि क्लैश इन पेरिस में तो बंदा आने नहीं वाला। तो उस हिसाब से आप कह सकते हो अच्छी चीज है। तो सबसे ज्यादा चांस है इस मैच के होने का। बाकी अगर वर्ल्ड टाइटल मैच हो गया तो डेफिनेटली फिर वो राइटर्स रूम जो अनरियल डॉक्यूमेंट्री मैंने बोला था समझ जाना, वहां पे किसी ने कुछ आइडिया पिच कर दिया और फिर जाके जो प्लान्स हैं उसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए। गुंतर के बारे में आपको बताता हूं भाई, ये बंदा बहुत तगड़ा वाला रोस्ट मारता है। अब अगर इसको कोई रोस्ट कर दे तो, और ये काम किया है ब्रेट हार्ट ने। स्टोरी भी देखो कैसी है, उधर इसने गोल्डबर्ग को हराया, गोल्डबर्ग और ब्रेट हार्ट की तो भाई ये जन्मों जन्मांतर तक रहने वाली है लड़ाई। अब ब्रेट हार्ट ने गुंथर को रेल दिया और कहा कि वो लेजी रेसलिंग करता है, ऐसे करके उन्होंने बोला। कहते हैं कि ये जो तुम चॉप चॉप बोलते हो ना गुंथर के, अबे ये कौन सी रेसलिंग है जिसमें तुम सच में सामने वाले बंदे को हर्ट कर रहे हो? अगर तुम एक अच्छे प्रोफेशनल रेसलर हो तो भाई तुम्हें ऐसे करना चाहिए कि वो दिखे अच्छा लेकिन किसी को दर्द ना हो। मैं तो भाई सुबह उठ के ये नहीं देखूंगा कि मेरे छाती में भाई क्या इतने निशान पड़े हुए हैं। तो गुंथर, उसको मैंने मुंह पे भी बोला है कि इस चीज पे तुझे वर्क करने की जरूरत है। तो ब्रेट हार्ट ने ये बोला। अब इसके बाद लोग थोड़े से ऑफेंड भी हुए हैं, थोड़े से सपोर्ट में भी हैं, बट आई थिंक अब रेसलिंग काफी चेंज भी हो चुकी है। तो ब्रेट हार्ट का देखने का अपना नजरिया है, आज के सुपरस्टार्स का देखने का अपना नजरिया। और इवन अगर आप गुंथर के केस में देखोगे भाई, तो उनका तो वो जो चॉप वाला हिसाब किताब है वही उनको फेमस करके रखे हुए है। मतलब उनकी फेमस, मतलब जिसके बारे में लोग बात करते हैं उन चीजों में से है। तो इस चीज के, ब्रेट हार्ट की इस चीज के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताना। बट मजा आता है जब पुराने लोग जो है अभी की जनरेशन की बात करते हैं, और क्योंकि भाई उनको बोल तो कोई कुछ सकता नहीं है, तो फिर वो सारी बातें बोलते हैं जो कि अभी की जनरेशन की सुपरस्टार्स को ऑफेंड भी कर जाए। ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना। जैसे ही समर स्लैम में हमने ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखा और ब्रॉक लेसनर ने F5 मारा जॉन सीना को, हमारे दिमाग में आ गया भैया ये मैच अगला होने वाला है। बट चल क्या रहा है इस मैच के अराउंड, क्या ये मैच होने भी वाला है या फिर नहीं? क्योंकि आपको याद होगा समर स्लैम 2021 में भी ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को F5 लगाया था, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं था। तो क्या इस बार भी सिचुएशन कुछ वैसी ही है? तो भाई थोड़ा सा आप रिलैक्स हो सकते हो। आंसर है इसका नो। डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान है जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर के सिंगल्स मैच का, लेकिन ये मैच क्लैश इन पेरिस में बहुत ही ऑब्वियस रीजन की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को कुछ खास करना था नहीं क्लैश इन पेरिस के लिए। जैसे मैंने आपको बोला, रोमन रेंस की भी जो अपीयरेंस हो रही है वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा, आप बोल रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री चीज ही हमको मिली है, क्योंकि वैसे भी शो तो हमको देखना ही था। तो ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के इस मैच को डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत हाई प्रोफाइल बनाने वाली है। और ये तो आपको पता ही है, ब्रॉक लेसनर का स्टाइल हमेशा ऐसा रहता है कि वो मेजर पीपीवीज के अंदर ही कंपीट करते हैं। लास्ट टाइम बैकलैश में उन्होंने, पिछले वाला रन फिर भी उनका ऐसा था जहां पे थोड़ा सा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि अगला जो शो जहां पे सबसे ज्यादा चांस है इस ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के बड़े मैच का, वो होने वाला है क्राउन जूल। और इस बार का जो क्राउन जूल है ऑब्वियसली वो सऊदी अरेबिया से नहीं हो रहा, वो ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। तो क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू जब अलग अलग जगह पे जाती है और वैसे भी वहां पे जो स्टेडियम है, जो कैपेसिटी है लोगों के आने की, वो ज्यादा है, तो चांसेस सबसे ज्यादा वही है कि वहीं पे डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को करेगी। और इसीलिए क्लैश इन पेरिस में, क्योंकि जॉन सीना को उनको एक्टिव रखना ही था, ब्रॉक लेसनर आ नहीं सकते थे, और फिर लोगन पॉल का बीच में उन्होंने सीन डाल दिया, और इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने फिलहाल इस पर थोड़ा सा पॉज लगाया। इसका मतलब ये नहीं कि इनकी स्टोरी नहीं है, स्टोरी इनकी होने वाली है, क्योंकि ये एक मेजर रीजन है कि क्यों ब्रॉक लेसनर वापस आए हैं। बाकी इस वीडियो को आप भी यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना। स्क्रीन पर अनरियल वाली डॉक्यूमेंट्री अभी तक नहीं देखी तो उसको जाके देखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।